हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आज हम आईयूपीएसी स्टार्ट करेंगे, आईयूपीएसी नामकरण। इसके पहले हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, उन यौगिकों को मिला के बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पूरी चर्चा कर ली है हाइड्रोकार्बन की। अब हम इन हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण पढ़ेंगे, जो कि आईयूपीएसी द्वारा दिए गए हैं, इसीलिए उसका नामकरण है आईयूपीएसी नामकरण। क्या है ये आईयूपीएसी नामकरण? आईयूपीएसी क्या है? ये आईयूपीएसी नाम आया, ये है क्या? आईयूपीएसी कुछ भी नहीं है। आईयूपीएसी एक पूरी इंटरनेशनल संस्था है केमिस्ट्री की, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब एक संस्था है जहां से केमिस्ट्री की जितनी भी थ्योरीज है, जितने भी कंसेप्ट हैं, जो भी वैज्ञानिक खोज करते हैं, वह सब आईयूपीएसी में जाती है, यहाँ चेक होती है, यहाँ से ही थ्योरी निकलती है। और जो आईयूपीएसी निकालती है उसे पूरी दुनिया को मानना पड़ता है केमिस्ट्री में। आई बात समझ में? तो बच्चों, आईयूपीएसी नामकरण की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पढ़ रहे हैं हम आईयूपीएसी नामकरण? क्योंकि कार्बन के अनेक यौगिक होते हैं, अनेक हाइड्रोकार्बन होते हैं। उन हाइड्रोकार्बन को याद रखने के लिए आईयूपीएसी ने एक व्यवस्था जनरेट की, ताकि कोई भी हाइड्रोकार्बन दिख जाए। क्योंकि हमने पढ़ा था कार्बन में संकलन का गुण होता है। 2 कार्बन से भी यौगिक बन जाएगा, 3 कार्बन से भी, 4 कार्बन से भी, इनकी शाखा भी निकल जाती है, ये चक्रीय भी हो जाते हैं। इस तरह चक्रीय यौगिक भी बन जाते हैं। तो इन सबके नाम कैसे याद रखोगे आप? ठीक है, सबके हाइड्रोजन लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके भी 3 हाइड्रोजन, इसके भी 3 हाइड्रोजन, इसके 3, इसके 2, इसके 3, इन सब लेकिन इन यौगिकों का नाम कैसे याद रखेंगे? अब अगर इन सबका अलग अलग ऐसे असंख्य यौगिक है, अलग अलग कुछ भी छाट के हमने नाम दे दिया अपनी मर्जी से कि सर इसका ये नाम दे दो, इसका वो नाम दे दो, इनको याद कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आईयूपीएसी ने क्या किया? आईयूपीएसी ने एक नियम निकाले, उन नियमों के आधार पर नामकरण किया, और सभी को आसानी से किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम इस थ्योरी से या इन नियमों के आधार पर याद हो जाते हैं। बहुत आसान है, आसान टॉपिक नहीं है, लेकिन नाम याद रखना बहुत आसान है। कब? जब आप पूरे के पूरे नियम समझ जाओ। मैं एक एक करके आपको सारे नियम बताऊंगा, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमें हाइड्रोकार्बनों के नाम याद होते हैं, यौगिकों के नाम याद होते हैं, और यौगिक और एग्जाम में भी काफी पूछे जाते हैं ये नाम। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा और धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको हर चीज ध्यान से देखनी है। कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो, क्योंकि जो भी नियम लिखाऊंगा, जो भी नियम यहाँ लिखे रहेंगे, आपको वो उतारने हैं। क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब तक आप उसको उतारेंगे नहीं, नोट करके नहीं रखेंगे, आप भूल जाएंगे। आई बात समझ में? कैसे पढ़ना है ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नामकरण। देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, इसको 3 फेज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फेज 1 स्टार्ट करते हैं। क्या है फेज 1? मैंने इसको 3 फेज में डिवाइड किया है, उनमें से हम पहले पढ़ेंगे फेज 1, सरल हाइड्रोकार्बन का नाम। बिल्कुल सिंपल जो हाइड्रोकार्बन है, सरल हाइड्रोकार्बन है, उसका नाम कैसे याद होगा? सरल हाइड्रोकार्बन में 2 चीजें हमें याद रखनी है। सॉरी, एक तो होगा पूर्व लग्न और एक होगा अनुलग्न। पूर्व लग्न और अनुलग्न मिलके बनेगा हाइड्रोकार्बन का नाम।
अब आपको देखना है, देखो मैंने बताया था पहले, जो पहले लगता है वो पूर्व लग्न, जो बाद में लगेगा वह अनुलग्न। कोई भी नाम है उसकी संधि करेंगे, संधि में जो पहले आता है वो पूर्व लग्न, जो अक्षर बाद में आता है वह अनुलग्न। अब क्या है पूर्व लग्न? पूर्व लग्न होगा यहाँ पे कार्बन की संख्या के आधार पर। पूर्व लग्न का नाम किसके आधार पर निकाला जाएगा? कार्बन की संख्या के आधार पर। कितने कार्बन है? एक कार्बन है तो अलग नाम, दो कार्बन है तो अलग पूर्व लग्न, तीन है तो अलग, चार है तो अलग। इन कार्बन की संख्या के आधार पर एक पूरी सारणी है, अभी हाल बनाएंगे हम सारणी, उसके आधार पर इनके नाम याद रखे जाएंगे। अनुलग्न होगा बंध के आधार पर। पहले पढ़ चुके हैं आप लोगों को ये मैं 2 या 3 बार पहले पढ़ा चुका हूं। बंध के आधार पे कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध होते हैं? एकल भी हो सकता है, द्वि भी हो सकता है और त्रि भी हो सकता है, पढ़ाया था। तो एकल बंध के आधार पे अगर नाम देंगे तो क्या नाम होगा? एन। द्विबंध के आधार पे देंगे तो क्या नाम होगा? ईन। और त्रिबंध के नाम पे देंगे तो क्या नाम होगा? आइन। आई बात समझ में? तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्व लग्न के नाम। ये हमें याद रखने पड़ेंगे, ये हमें इसलिए भी याद रखने पड़ेंगे, कई बार कई जगह काम आएंगे ये कार्बन की संख्या के आधार पर। यह है कार्बन की काउंटिंग जो अब हम लिखने जा रहे हैं। तो बच्चों नई गिनती सीखने जा रहे हैं आज हम, केमिस्ट्री की एकदम नई गिनती, जो कि है कार्बन की गिनती। कार्बन की संख्या के आधार पर ये गिनती चालू होगी। जैसे अगर 1 है कार्बन की संख्या तो 1 को क्या बोलेंगे यहाँ पर? 1 का मतलब होगा मेथ। ठीक है, कार्बन की गिनती आज के बाद से याद रखना स्टार्ट कर देना। 1 का मतलब मेथ, 2 का मतलब एथ, 3 प्रोप, 4 का मतलब ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 नॉन ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। ठीक है, मेरे साथ दोबारा आप सभी अपनी कॉपी में ये सारणी बनाएंगे और मेरे साथ अभी दोबारा दोहराएंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 1 का मतलब मेथ, 1 कार्बन का मतलब मेथ, 2 कार्बन का मतलब एथ, 3 कार्बन है अगर तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 मतलब हेप्ट, 8 का मतलब ऑक्ट, 9 का मतलब नॉन और 10 का मतलब डेक। तो ये गिनती आपको याद होनी चाहिए अगर आपको केमिस्ट्री याद रखनी है तो। केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री का आधार है हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार है हाइड्रोकार्बन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको ये गिनती याद नहीं होगी, कहाँ से नाम याद रखेंगे? आई बात समझ में? तो ये आप जल्दी से उतार लीजिए इस सारणी को और याद कर लीजिए। इसके बाद मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा, क्योंकि मैं दोबारा सारणी बनाने वाला नहीं हूँ। सारणी आपकी कॉपी में होनी चाहिए। जब भी हम यहाँ पे लिखेंगे मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उतार लीजिए। तो मेरे साथ दोबारा बोलिए एक बार गिनती कार्बन की। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब हम अनुलग्न पढ़ेंगे, जो पीछे लगता है। मैंने बोला था अनु का मतलब पीछे, पूर्व का मतलब नाम में लिखा हुआ है, पूर्व मतलब पहले, अनु का मतलब पीछे। बंध के आधार पर अनुलग्न कैसे लगता है, फिर उनको जोड़ के हम नाम बना देंगे। अनुलग्न में बंध कौन कौन से होते हैं? एकल बंध। अगर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है तो अनुलग्न होगा। क्या होगा अनुलग्न? याद है तुम्हें? एन। अगर द्विबंध होगा ईन। और अगर त्रिबंध होगा तो
आइन। ये आपको अब तक याद हो जाने चाहिए, सिंपल है। तो दोबारा देखो, सरल हाइड्रोकार्बन का नाम हम बनाएंगे। किस किस से? दो दो शब्दों की संधि से। पहला वाला शब्द कहलाता है पूर्व लग्न और दूसरा वाला शब्द कहलाता है अनुलग्न। पूर्व लग्न कार्बन की संख्या के आधार पर और अनुलग्न बंध के आधार पर। आई बात समझ में? बहुत सिंपल है। अब सिंपल होगा अगर आप मेरे साथ साथ याद करेंगे तो पूर्व लग्न क्या है? क्या है भाई पूर्व लग्न? अच्छा, उदाहरण देखते हैं हम। कोई उदाहरण देखते हैं। CH3 एक सिंपल उदाहरण है। CH3 ये यौगिक है आपका। CH3 इसको ऐसे भी लिख दो। अब बताओ, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध। इस कार्बन के, हर कार्बन के कितने बंध होते हैं? कितने बंध होते हैं? 4 बंध। हर कार्बन में याद रखना 4 बंध पूरे करने हैं। तो बताओ, इस कार्बन के कितने बंध और लगेंगे? 4 बंध। क्या लगेगा? कुछ भी नहीं है तो हाइड्रोजन। ये है CH3। अब इस यौगिक का नाम कैसे लिखेंगे? नाम पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न से। बताओ पूर्व लग्न क्या होगा? 2 कार्बन, गिनती गिनती कार्बन की गिनती 1 2 3 4 5 6। नहीं, मेथ एथ, 2 मतलब एथ। तो भैया पूर्व लग्न आ गया आपका एथ। संधि पढ़ रहे हैं हम हिंदी की? कुछ नहीं, संधि पढ़ रहे हैं। एकल बंध, एकल बंध का मतलब क्या आएगा? अनुलग्न। एकल बंध मतलब एन। तो एथ धन एन, करो संधि। हिंदी में पढ़ते हैं ना, एथ प्लस एन, एथ प्लस एन, एथेन। ठीक है, हिंदी पढ़ाने लग गया मैं तुम्हें। तो इस केमिस्ट्री में थोड़ी सी हिंदी भी आएगी। एथ प्लस एन, एथेन। और उदाहरण करें हम। जैसे जैसे आप उदाहरण करते जाओगे वैसे वैसे आपको बिल्कुल चीजें समझ में आती जाएगी। कुछ और उदाहरण करते हैं। सी 3 कार्बन वाला किया, हाइड्रोजन लगा दो। लगा सकते हो ना आप? तो आपका हाइड्रोजन कितने बंद है इसके? 1, तो 3 लगेंगे। इसके कितने हैं? 1 2 3। इस कार्बन के 3 बंद हैं, एक इधर है और 2 इधर है, तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन के 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। सब कार्बन के 4 4 बंद होने चाहिए। अगर ये बंद, अब तुम तो कहोगे सर यहाँ तो इसके एक ही बंद है, तो भैया ये 3 हाइड्रोजन के साथ बंधी तो है, और क्या है, हाइड्रोजन के साथ एकल बंधी तो होगा। आई बात समझ में? अब इसका नाम दो। तो नाम में पूर्व प्लस अनु। बताओ पूर्व लग्न। 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, मेथ एथ प्रोप। गिनती याद होनी चाहिए। 3 कार्बन मतलब प्रोप। तो भैया लिख दो पूर्व में प्रोप। द्विबंध आ रहा है, द्विबंध आ रहा है, तो द्विबंध का मतलब ईन। तो प्रोप प्लस ईन हो गया आपका प्रोपीन। आई नहीं आई बात समझ में? और उदाहरण देखें। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका बताओ। 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब एथ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन। तो एथ प्लस आइन संधि आनी चाहिए आपको, एथाइन। एथ प्लस आइन, एथाइन। आ गई बात समझ में? इस तरह अनेक उदाहरण है। और उदाहरण करें। 4 कार्बन ले लेते हैं। 4 कार्बन ले लिए। 4 कार्बन, हाइड्रोजन अब मैं नहीं लगा रहा, तुम समझ जाना हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है ना? थोड़ा जल्दी करते हैं। 4 कार्बन मतलब, 4 कार्बन मतलब एथ मेथ प्रोप ब्यूट। 4 का मतलब ब्यूट। तो ब्यूट प्लस एकल बंध है सारे, देखो कहीं भी डबल बंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो एकल बंध मतलब बोलो एन। तो क्या हो गया? ब्यूटेन। आई बात समझ में? ये देखो, अब आप ऐसे कोई भी नाम देते हैं हम बिना नियम के, तो कैसे याद रखना इनको? कैसे याद रख पाते? अभी तो केवल 3 4 यौगिक बताया मैंने, ऐसे तो असंख्य यौगिक आ जाएंगे, जाने कितने यौगिक आएंगे। कैसे नाम याद रखेंगे इनका? तो भैया नाम याद रखने के लिए IUPAC ने बहुत ही अच्छे नियम दिए हैं।
और बहुत ही समझदारी से और बहुत ही तरीके से ये नियम दिए गए हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये है। अब हम उदाहरण करेंगे। अभी फेज 1 चल रहा है, फेज 1 के अभी हम उदाहरण करेंगे। ये अभी आप देख लीजिए, थोड़े बहुत उदाहरण और देख लेंगे। इसको मिटा देता हूं मैं। ये लो भाई, कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। सबके हाइड्रोजन लगेंगे? एक बार लगा ही देता हूं मैं। अब बताओ, अब तुम खुद बताना मेरे को, इस कार्बन के कितने हाइड्रोजन लगेंगे? एक बंद है तो 3 हाइड्रोजन, क्योंकि हर कार्बन के कुल 4 होने चाहिए। जितने बचे ही सही सकता उतने हाइड्रोजन लगा दो। इसकी 2 तो हो रही है, 2 बंद बन रहे हैं, 2 लगा दो। इसके भी 2 हो रहे हैं तो 2 और लगा दो, 2 और, 2 और इसका तो एक ही लग रहा है तो 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। अब नाम बताइए इसका, कितने कार्बन है? 6। 6 का मतलब सारणी बता देगी आपको, हेक्स प्लस एन, ये हो गया हेक्सेन। ये क्या हो गया आपका? हेक्सेन। और उदाहरण देखो, सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब बताओ, इस कार्बन के कोई हाइड्रोजन लगेगा क्या यहाँ पे? 1 2 3 4 हो रहे हैं, पूरे 4 के 4 बंद, इसीलिए कोई हाइड्रोजन नहीं लगाया। ठीक है, सिंपल है। बताओ भाई, तुम ही बताओ, जरूरत ही नहीं है। अब देखो संधि, ऐसा नहीं है अपन हमेशा से संधि करके लिखेंगे, ये तो एक तरीका है। हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे, प्रोपीन, प्रोप प्लस इन, ओ, प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन। क्या हो गया ये? प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन। आ गई बात समझ में? तो ठीक है, अभी ये सामान्य एल्किन के तो यही है। बाकी अब हम अगले फेज में चलते हैं, फेज 2, जिसमें थोड़ा सा और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्या है, एकदम से अगर सब चीजें बता दूंगा ना तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी। इसलिए मैं धीरे धीरे करके आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप शुरुआत में समझते जाओ और धीरे धीरे ग्राफ आपका बढ़ते बढ़ते लेवल यहाँ पे आ जाना चाहिए। आई बात समझ में? तो क्या है फेज 2 में? फेज 2 में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन सी 2 चीजें? एक तो हम पढ़ेंगे एमसीसी। क्या है भाई? कौन सी डिग्री है? कोई भी डिग्री नहीं है, यह है मुख्य कार्बन श्रृंखला का शॉर्ट फॉर्म, मेन कार्बन चेन। उसको शॉर्ट में हम लोगों ने बोल दिया एमसीसी। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापी। दोनों के बारे में सबसे पहले हम जानकारी देख लेते हैं, फिर इनके नाम कैसे लिखेंगे प्रतिस्थापियों के, और मुख्य कार्बन श्रृंखला कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे छाटेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो होती क्या है मुख्य कार्बन श्रृंखला? देखो, अभी इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था? सरल वाले, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था, एक सीधी सीधी श्रृंखला चल रही थी। लेकिन यौगिक सरल हो मतलब सीधी श्रृंखला में हो ऐसा जरूरी नहीं है। यौगिक यहां से ऐसे भी निकल सकते हैं, ऐसे भी जुड़े हुए हो सकते हैं, इस तरह। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें छाटनी है। देखो, अब यहाँ पे तुम ऐसे नहीं कह सकते कि सर ये पूरा एक पेड़ है और इस पेड़ में ये शाखाएं निकल रही है, या एक पूरी श्रृंखला है और इसमें से ये शाखाएं निकल रही है। नहीं, श्रृंखला कौन सी होगी? मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी? मुख्य कार्बन श्रृंखला वह होगी जो सबसे लंबी होगी। परिभाषा में लिखा दूंगा अभी, अभी आप समझ लो। जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी वो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। अब आप इस पूरी श्रृंखला में, ये चलती जा रही है, इसमें जुड़ रहे हैं कार्बन, इसमें आप देखो, आपका दिमाग लगाओ थोड़ा सा और देखो कि सबसे लंबी चेन कहाँ बनेगी जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आएंगे। ऐसे तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, अगर ऐसे चले तो 1 2 3 4, इधर नहीं चल के नीचे चले तो 5 6 आ रहे हैं। 6 से ज्यादा आ सकते हैं क्या? हाँ, आ सकते हैं। आप इधर से ही क्यों चलोगे? आप इधर से चलो, 1 2 3 4 5 6 7, देखो कितने कार्बन आ रहे हैं? 7। तो ये हो गई आपकी MCC, जो सबसे ज्यादा कार्बन वाली एक सीधी श्रृंखला होगी, बिना कहीं से टूटे। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ ले लिया फिर इसके बाद लो इसको ले लो, नहीं, इसके और इसके बीच में कोई बंद ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे लंबी चेन आपकी कहलाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला या मेन कार्बन
चेन। आई बात समझ में? इसके बाद प्रतिस्थापी क्या होते हैं, ये तो आपने देख लिए, एमसीसी। ये जो भी एमसीसी है, जो भी मुख्य कार्बन श्रृंखला है, यहाँ से जो भी यौगिक बाहर निकल रहे हैं, मान लो कोई और निकल रहा है ए मैंने इसे जनरल दे दिया, कोई यहाँ से निकल रहा है एक्स, तो ये कार्बन, ये एक्स, ये सभी क्या है, प्रतिस्थापी। ये आपका प्रतिस्थापी है, ये भी आपका प्रतिस्थापी है, ये भी आपका, ये जितने भी गोले हैं ये सब गोले क्या हैं, प्रतिस्थापी। तो सिंपल परिभाषा है प्रतिस्थापी की। दोबारा बताऊं क्या, एक बार दोबारा देख लो। इस पूरी कार्बन श्रृंखला में जो सबसे लंबी चेन होगी, सबसे लंबी चेन का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु समा जाएंगे, वो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। एमसीसी को सेलेक्ट करने के बाद या मुख्य कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करने के बाद जो भी इस चेन या इस श्रृंखला से बाहर निकल रहे हैं, जो भी समूह या जो भी यौगिक या जो भी परमाणु बाहर निकल रहे हैं, वो सब क्या होंगे, वो सब होंगे प्रतिस्थापी। सिंपल है। तो दोनों चीजें आ गई बात समझ में। एक और उदाहरण देखते हैं। बताइए मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या होगी, 1 2 3 4 5, इधर चलेंगे तो 5, 1 2 3 4 5 6, ऊपर चलेंगे तो 6। तो भैया जिधर ज्यादा कार्बन उधर ही चलेंगे हम, तो वही रास्ता पकड़ेंगे जिधर ज्यादा कार्बन मिलेंगे, और उसी को क्या बोल देंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब इस श्रृंखला से आप आराम से इस तरह बॉक्स में बंद कर सकते हैं जब भी आप नामकरण करो। इस श्रृंखला से जो भी बाहर निकलेगा, ये मैं गोला में बता रहा हूँ, ये सभी क्या होंगे, प्रतिस्थापी। ये Y प्रतिस्थापी है, X भी प्रतिस्थापी है, और ये कार्बन भी प्रतिस्थापी है। आई बात समझ में? क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको कहीं भी कुछ क्लियर नहीं है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके कॉपी में देखिए कि हमने क्या पढ़ा है और इसके पहले हमने क्या चीजें पढ़ी है, और वापस बैकवर्ड लेके जाइए वीडियो को, उसको वापस चलाइए और देखिए। आई बात समझ में? आपको पूरा समझ में आएगा। तो अब हम दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला सिंपल है, वो श्रृंखला जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु आएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आएंगे, वो श्रृंखला ही मुख्य कार्बन श्रृंखला कहलाएगी। प्रतिस्थापी क्या होंगे, बता चुका हूं। मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाहर जो भी समूह निकले हुए होंगे वह प्रतिस्थापी होंगे। अब तुम मुझे बताओ, जैसे ये एक मुख्य कार्बन श्रृंखला है, ये एक श्रृंखला है कार्बन श्रृंखला, इसको हाइड्रोजन लगा के बताता हूं तुम्हें। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्यों प्रतिस्थापी नाम पड़ा इसका, क्योंकि क्या है, ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में ये हाइड्रोजन के स्थान पर आते हैं। प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या है, जो दूसरे को हटाकर खुद स्थापित हो जाए। तो प्रतिस्थापी यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को हटाकर खुद स्थापित होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रतिस्थापी कहा जाता है। सिंपल है। एक एक चीज आपको देखो, मेरा मकसद ये है कि आपको जो पढ़ाऊं ना, वो हर शब्द और हर अक्षर आपको हर चीज याद रहे, इसीलिए एक एक चीज खोल खोल के आपको बता रहा हूं कि आपको रटना कुछ भी नहीं है, हर चीज आपको समझनी है कि क्यों इसका नाम प्रतिस्थापी है और क्या यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है इसका, हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा मानना है कि आप रटो नहीं, आप समझो। तो ये आपका हो गया यहाँ पे प्रतिस्थापी। देखो यहाँ हाइड्रोजन भी लग रहा है, लेकिन ये प्रतिस्थापी नहीं है। प्रतिस्थापी वो होगा जो हाइड्रोजन को हटा के उसके स्थान पर
स्वयं आ जाएगा, वही प्रतिस्थापी होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम देखते हैं कौन कौन से प्रतिस्थापी होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं, क्योंकि जब हम नामकरण पढ़ेंगे पूरा तो उसमें इन प्रतिस्थापियों के नाम भी आएंगे। आई बात समझ में। देखो प्रतिस्थापियों के नाम। तो अब हम देखते हैं प्रतिस्थापियों के नाम। जैसे सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। अनेक प्रकार के हाइड्रोकार्बन के प्रतिस्थापी होते हैं। हम कुछ मुख्य मुख्य पढ़ लेते हैं और उनके नाम देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा, अब मेरा आपसे आपसे यहाँ पे सवाल है, ये पढ़ने के पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर एक कार्बन होता है तो एक कार्बन का क्या नाम होता है, या एक कार्बन का या कार्बन की गिनती में एक कार्बन का मतलब क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने सारणी पढ़ी है, एक कार्बन का मतलब होता है मेथ। यहाँ पे अगर एक कार्बन आ रहा है तो इसका क्या नाम होगा, मेथ। अब प्रतिस्थापी, जब भी ये प्रतिस्थापी के रूप में आएंगे तो इनका नाम लगेगा यहाँ पे इल। क्या लगेगा, ये किस रूप में आएंगे, इल के रूप में। जब भी ये हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापी होंगे इनका जो अनुलग्न लगेगा पीछे वो क्या लगेगा, इल। आई बात समझ में। जैसे अगर बिना प्रतिस्थापी की हम बात करें सामान्य चेन की, CH3 या फिर एक कार्बन वाले की बात करें CH4, इसका क्या नाम होगा एक कार्बन वाले का, CH4 का। अभी मैं प्रतिस्थापी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल इस यौगिक की बात कर रहा हूं। ये सामान्य यौगिक है, अभी अपन ने पढ़ा है फेज 1 में। क्या नाम है इसका, इसका नाम हमने देखा है, दो कार्बन का मतलब एथ प्लस एन, और हमने इसका नाम दिया था एथेन दिया था। इसका क्या नाम दोगे, एक कार्बन का मतलब मेथ प्लस एन, इसका नाम दोगे आप मेथेन। ये चीज जब प्रतिस्थापी के रूप में आ जाती है तो एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम हो जाता है। क्यों कम हुआ, क्योंकि भैया एक बंध फ्री छोड़ोगे कार्बन का, कार्बन कितने बंध बनाएगा, क्या इसका एक बंध फ्री छोड़ोगे तभी तो जाके वहां श्रृंखला में जुड़ेगा। अगर इसके पूरे के पूरे 4 ही हाइड्रोजन लगेंगे तो जुड़ेगा कहाँ पे, जुड़ने की जरूरत ही नहीं है इसको। जुड़ने की जरूरत ही कब होगी, जब एक हाइड्रोजन इसका फ्री होगा। अब ये तो हो गया कि ये लिखा कैसे जाएगा, इस तरह हमेशा किसी न किसी एक बंध के साथ लिखा जाएगा हर प्रतिस्थापी। दूसरा, इसका नाम कैसे है, नाम रटना नहीं है, इसका नाम भी आपको सीधा सीधा याद हो जाएगा। एक कार्बन मतलब मेथ, लगाना है छोटी इल, मेथिल। अगर ये प्रतिस्थापी हो तो ये जुड़ेगा जाके कहीं भी श्रृंखला में। तो यहाँ पे हमें इस कार्बन के लिए कितने बंध बने हुए हैं इस कार्बन के, एक, और दो हाइड्रोजन के 3, एक बंध फ्री छोड़ना पड़ेगा तभी जाके ये जुड़ेगा। प्रतिस्थापियों को हमेशा एक बंध के साथ लिखा जाता है। क्या नाम होगा इसका, दो कार्बन मतलब एथ, लगा दो इल, एथिल। तो प्रतिस्थापी के रूप में क्या नाम होगा इसका, इल। और खुद अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला होता तो इसका नाम क्या होता, एथेन। आई बात समझ में। अब हम और उदाहरण देखते हैं, सिंपल है, CH2 CH3 CH3। सिंपल है, आपके दिमाग में अब तक आ भी गया होगा और आपने अब तक लिख भी दिया होगा, अपने अपने दिमाग में इसका नाम बना लिया होगा। 3 कार्बन का मतलब प्रोप प्लस इल, प्रोपिल। अब ये क्या हो गया, ये आपने शाखा पढ़ी है। जब भी इस तरह शाखा में आते हैं, कार्बन कितने हैं, कार्बन 3 है, लेकिन जुड़ कहाँ पे रहा है, यहां से ये जुड़ रहा है बीच वाले कार्बन से, और इससे 2 शाखाएं निकल रही है। तो इस प्रकार अगर एक कार्बन से 2 शाखाएं निकलती है तो इसको बोलेंगे हम आइसो। क्या बोलेंगे इसको, आइसो।
बाकी इसका नाम क्या है 3 कार्बन वाले का? प्रोपिल। पहले क्या लगा देंगे पूर्व लग्न के रूप में? आइसो। आई बात समझ में? ऐसे जब भी शाखा के रूप में आएगा तो आइसो लगा देंगे, आइसो प्रोपिल। इस कार्बन से 2 निकल रहे हैं, अगर इसकी जगह ये होता तो यहाँ पे इससे 1 2 3 शाखाएं निकल रही है, तो इसका नाम होगा नियो। अच्छा, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, तो नियो ब्यूटिल। क्या नाम होगा इसका? नियो ब्यूटिल। ये याद रखना पड़ेगा। अगर एक शाखा निकल रही है तो आइसो, अगर 3 शाखाएं, सॉरी, हाँ, अगर एक चेन है उससे एक शाखा निकल रही है तो आइसो, और अगर एक चेन में एक कार्बन से 2 शाखाएं निकल रही है तो उसको नियो बोला जाता है। आई बात समझ में? ये इसके रूढ़ पद्धति से आए हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, इनके और नाम देखते हैं। मान लो CH2 CH2 CH3, क्या नाम होगा इसका? 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और प्रतिस्थापी के रूप में है तो इल। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटिल। जितने कार्बन होंगे उतने ही, उसी हिसाब से इसकी गिनती हमें आती है, इसके हम नाम लिख देंगे। ये हो गए हमारे हाइड्रोकार्बन के प्रतिस्थापी और उनके नाम। जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापियों के रूप में आएंगे तो उनके नाम के पीछे क्या लग जाएगा? इल लग जाएगा। पहले गिनती के हिसाब से देख लेंगे कार्बन की। आई बात समझ में? क्लियर है? अब हम देखते हैं हेलोजन के प्रतिस्थापी। हेलोजन के कौन कौन से होंगे? हेलोजन क्या होते हैं ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए कि हेलोजन क्या होता है। हमारी जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी में 17वें नंबर का वर्ग होता है जो कि हेलोजन वर्ग कहलाता है। 17वें नंबर के वर्ग में कौन कौन से परमाणु होते हैं? उसमें होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये परमाणु या ये तत्व उपस्थित होते हैं वर्ग नंबर 17 में आवर्त सारणी में। जब भी आवर्त सारणी या तो आपने पढ़ी होगी या हम पढ़ेंगे, तो वहां पे वर्ग नंबर 17 में, या जब भी आप आवर्त सारणी देखोगे आपकी किताब में बनी हुई है, उसमें 17वें नंबर का वर्ग देखना। 17वें नंबर का वर्ग हेलोजन वर्ग कहलाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तत्व आते हैं। इन तत्वों को बोला जाता है हेलोजन तत्व। क्या नाम है इन परमाणुओं का? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर ये तत्व प्रतिस्थापी के रूप में लगेंगे तो इनके नाम होंगे फ्लोरो, फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो। सब क्या पीछे से इन इन हटाते जाओ और ओ लगाते जाओ। ब्रोमीन इन हटा दो, ओ लगा दो, ब्रोमो। आयोडीन इन हटा दो और ओ लगा दो, आयोडो। आयोडीन तो आयोडो। आई बात समझ में? सिंपल है। तो ये हो गए जो प्रतिस्थापी के रूप में नाम में कई बार आते हैं, हेलोजन प्रतिस्थापी। इसके अलावा एक अन्य प्रतिस्थापी के रूप में आप याद रखो NO2। इसका नाम है नाइट्रो। इसका नाम क्या है? नाइट्रो। अन्य प्रतिस्थापी। ठीक है, ये सब प्रतिस्थापियों के नाम आप उतार लो और ये आपको सभी याद होने चाहिए। हेलोजन। तो प्रतिस्थापियों के नाम हमने देखे। प्रतिस्थापियों के नाम में हमने देखा, मान लो NO2, इसका क्या नाम होगा? नाइट्रो। हमने देखा Cl, इसका क्या नाम होगा? क्लोरो। ठीक है, ऐसे याद हो जाना चाहिए आपको। CH2 CH3 जब भी आपको प्रतिस्थापी के रूप में दिखेगा, 2 कार्बन मतलब एथ, मेथ, एथ और इल। आई बात समझ में? तो ये प्रतिस्थापियों के नाम होंगे। अब एक चीज आती है आपकी कि यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला से एक जैसे से, मान लो क्लोरीन है, कोई भी कार्बन है,
की श्रृंखला है। ये क्लोरीन जुड़ गया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। इस पूरी मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं? 3। तो अगर प्रतिस्थापियों की संख्या 1 से अधिक होती है तो उन्हें कैसे लिखा जाता है? तो फिर इनके नाम के पहले इनकी संख्या आएगी। ये लो, एक और गिनती पढ़नी पड़ेगी आपको। वो गिनती तो केमिस्ट्री की गिनती है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री की गिनती। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये तो कार्बन की गिनती थी, ये है कार्बन की गिनती। लेकिन किसी भी प्रतिस्थापी की जो गिनती है, उस गिनती को हम देखते हैं यहाँ पे। अगर प्रतिस्थापी 1 से अधिक हो तो 1 के लिए हम हमेशा मोनो का इस्तेमाल करते हैं, 2 के लिए हम, अगर 2 प्रतिस्थापी हैं तो डाई का। देखो यहाँ पे 1 के लिए तो इस्तेमाल किया ही नहीं जाता, प्रतिस्थापी की बात कर रहा हूं मैं, 1 के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन केमिस्ट्री में किया जाता है। चलो मैं बता देता हूं एक उदाहरण। CO और CO2, क्या नाम होगा इसका? इसका नाम है, सब जानते हैं CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो C का मतलब कार्बन, यहाँ O है ऑक्साइड, और बीच में क्या लगा? डाई। डाई का मतलब, डाई किसके पहले लगा? ऑक्साइड के पहले। इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पे इसका क्या नाम होगा? कितने ऑक्सीजन है? 1। 1 का मतलब मोनो, इसका नाम होगा, सी का मतलब कार्बन, 1 ऑक्साइड है तो मोनो ऑक्साइड। सुना है ना आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस? मीठी गैस है, मीठी नींद सुला देती है, और ऐसी सुलाती है कि पूरा आप दुनिया से निकल जाते हो सो के, कभी जगते ही नहीं हो, फिर इतनी मीठी नींद सुलाती है, भयंकर ही लोरी देती है आपको। तो गिनती देखें, 3 का मतलब होता है ट्राई, होती है ना ट्राइंगल सीरीज, तो 3 का मतलब ट्राई। मैच खेलते हैं ना, जब भी 3 टीमों के बीच में मैच होता है ना, जैसे मान लो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों के बीच में मैच होगा, तो उस सीरीज को क्या बोलेंगे? ट्राइंगल सीरीज, ट्राई सीरीज। ट्राई सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 टीमें खेलती है। 3 का मतलब होता है ट्राई, 3 का मतलब ट्राई। 4 का मतलब टेट्रा, 5 का मतलब पेंटा, 6 का मतलब हेक्सा। देखो इसके बाद से कुछ कुछ याद आया? 5 का मतलब पेंट, 6 का मतलब हेक्स, वहीं से देखो उसी के समान गिनती चालू हो रही है। 7 का मतलब हेप्टा, 8 का मतलब ऑप्टा, 9 और 10 का मतलब डेका। चाहो तो ये गिनती भी उतार लो, नाम में काफी काम आएगी। 1 का मतलब मोनो, 2 का मतलब डाई, 3 का मतलब ट्राई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड से याद रहेगा, डाई, डाई का मतलब 2, सिंपल याद रहेगा, ट्राई, ट्राई सीरीज 3। 4 का मतलब, 4 का मतलब टेट्रा, ये थोड़ा याद रखना है आपको। 5 का मतलब पेंटा, 6, 7, 8, ये तो सब फिर आपको IUPAC से जो कार्बन है उनसे याद हो ही जाएंगे। तो फेज 1 और फेज 2 सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुंचते हैं फेज 3 पर। फेज 3 में हम कार्बन श्रृंखला का नाम लिखना चालू करेंगे। अब हम नियम लिखना चालू करेंगे। अभी तक तो हम परिभाषाएं पढ़ रहे थे, उनके नाम देख रहे थे, और किस तरह नाम लिखे जाते हैं वो देख रहे थे। लेकिन अब उन नामों को लिखने के क्या नियम हैं, उन नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फेज 3 में हम लिखेंगे नियम। मैं नियम लिखता हूं, आप उन नियमों को उतारिएगा और अच्छे से एक बार देखिएगा, क्योंकि एक बार में यहाँ पे मैं उदाहरण कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन आप खुद से एक बार में नहीं कर पाओगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले नियम। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं फेज 3। फेज 3 में हम पढ़ेंगे
नामकरण के नियम। नियम में हम पढ़ेंगे एमसीसी के नियम, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसका चयन किस प्रकार किया जाता है, अंकन का नियम और नामकरण का नियम। अब देखो, आपने इसके बारे में सुन रखा है कि एमसीसी क्या है। भाई सर देख लो ना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, इसमें क्या नियम लिखने हैं। नहीं, इसमें एक जगह आपके दिक्कत आएगी। मैंने जो एमसीसी बताई है आपको, जो मुख्य कार्बन श्रृंखलाएं बताई है, वह सब मैंने आपको केवल एक सीधी चेन के लिए बताई है, सिंपल कार्बन के लिए बताई है। लेकिन इसमें भी कई जगह हम अटक जाते हैं। उन अटकने की जगह पे हम आईयूपीएसी के नियमों का इस्तेमाल करेंगे और वहां से निकल लेंगे। तो क्या है सबसे पहला नियम? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक है, चयन कर लिया, लेकिन यहां पे दिक्कत आती है वीआईपी लोगों में। वीआईपी मतलब वीआईपी क्या, वीवीआईपी। यहां पे एक बात याद रखना, द्विबंध व त्रिबंध ये आपके वीवीआईपी हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ये इतने वीवीआईपी हैं कि ये दुनिया अपने हिसाब से चलाते हैं। ये बोलते हैं कि भैया सारे नियमों को एक तरफ रखो, हम जहां खड़े होते हैं वहीं से नियम चालू होते हैं। क्या है ये वीआईपी? अब इसको देखने पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि लंबी श्रृंखला कौन सी है, ये। लेकिन ये वीआईपी कहते हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपको श्रृंखला बनानी है, आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला बनानी है, उसमें हमें लेना पड़ेगा। हम कहेंगे कि सर देखो ना, यहाँ पे दो दो हैं, यहाँ पे दो है, आप तो यहाँ अकेले ही हो। अरे अकेले हैं तो क्या है, हम क्या हैं, वीवीआईपी हैं। तो भैया ठीक है, माननी पड़ेगी। सामान्य लोगों को तो हमेशा ही पिसता है, आम आदमी तो आम आदमी क्या आएगा, आम आदमी बाहर रह जाएगा बेचारा प्रतिस्थापी के रूप में। और मुख्य कार्बन श्रृंखला में ये वीआईपी को लेना जरूरी है। आई बात समझ में? तो क्या है पहला नियम कि लंबी कार्बन श्रृंखला, लेकिन कौन सी लंबी कार्बन श्रृंखला? जिसमें द्विबंध व त्रिबंध अगर हो तो आने चाहिए, नहीं हो तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन अगर वीवीआईपी कहीं खड़ा है तो उसे आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इसी तरह त्रिबंध भी वीआईपी है। अगला क्या है कि अगर कोई कार्बन श्रृंखला है, दिख तो रहा है ना, ऊपर बना लेता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं। अगर ये कोई कार्बन श्रृंखला है, देखो सबके हाइड्रोजन लगेंगे, तुम बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या कर रहे हैं, केवल कार्बन कार्बन का बना रहे हैं। सब में हाइड्रोजन लगे रहते हैं। बस आप याद रखो कि यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन लग रहे हैं। जितने भी बंद हैं, जैसे मान लो इसके दो बंद हैं तो दो बचे, तो यहाँ CH2 लग रहा है, यहाँ CH3 लग रहा है। इस तरह हर कार्बन के बंद लग रहे हैं, है ना। तो ये तुम समझ जाना बाई डिफॉल्ट कि नहीं लगाए मैंने तो वहां लगे हुए तो हैं। तो मिलेंगे तुम्हें, एग्जाम में ही मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, और तुम्हें खुद को भी लिखना है और लगाना है। अभी केवल अपन समझ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, इसलिए सीधा कार्बन कार्बन की चेन बना रहा हूँ बस। तो अब देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6, इधर भी 6, दोनों तरफ 6। तो कोई सा भी ले लो ना, समान लंबाई है तो कोई सा भी ले लो ना, कोई सा भी ले लेते। अगर यहाँ पे ये प्रतिस्थापी नहीं होता तो फिर इधर लो चाहे इधर लो, एक ही बात होती। ठीक है, लेकिन हम अगर प्रतिस्थापी उपस्थित होता है तो वह कार्बन श्रृंखला लेते हैं जिसमें सर्वाधिक प्रतिस्थापी होते हैं। ठीक है, तो इनको हम कह सकते हैं, ये वीवीआईपी तो नहीं है, लेकिन प्रतिस्थापी को हम कह सकते हैं वीआईपी। कि भाई ठीक है भैया, यहाँ और यहाँ दो जगह का चयन करना है, तो यहाँ कोई टॉस नहीं होगा, यहाँ कोई कुछ नहीं कि किधर भी ले लो, यहाँ इनको लेना पड़ेगा। जो होते हैं ना बड़े बड़े नेताओं के, जो छोटे मोटे टुच्चे नेता नहीं होते जो घूमते रहते हैं, अपनी ज्यादा चलाते रहते हैं, उस तरह के हैं ये बड़े वाले हैं, ये थोड़े छोटे वाले हैं। आई बात समझ? ये बड़े नेता हैं, ये छोटे मोटे नेता हैं। तो ये
आपका हो गया एमसीसी का चयन। वापिस देखो, दो चीजें आपको याद रखनी है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, लेकिन अगर द्विबंध या त्रिबंध आ गया तो आपको लंबी कार्बन श्रृंखला तो लेनी है, लेकिन कौन सी लंबी कार्बन श्रृंखला? जिसमें द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित हों। ठीक है, चाहे कोई दूसरी श्रृंखला या दूसरी तरफ जाने पर और ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन नहीं, इनको भैया श्रृंखला में लेना जरूरी हो जाएगा। दूसरी बात, अगर दो समान श्रृंखलाएं हैं, बिल्कुल एक जैसी श्रृंखला है, उधर भी काउंटिंग बराबर इधर भी बराबर, तो उस वाली को लेंगे जिधर प्रतिस्थापी ज्यादा हो। आई बात समझ में? तो ये सबसे पहले हमने नियम देखा, एमसीसी का नियम। ये सब बाद में जाके सब चीजें जुड़ने वाली है, ये फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 3 में ये सब जुड़ने वाले हैं, इसीलिए आप एक एक चीज ध्यान से पढ़ो। वैसे तो अभी तक जो पढ़ा वो सब सिंपल है, सब एक बार आप देखोगे सब चीज समझ में आ जाएगी। और मैंने तुम्हें फिर बता रहा हूँ, मैं तुम्हें क्लियर कब होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करवाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपको भी खुद से करने हैं। जो मैं करवाऊं उनको भी आपको दोबारा लिख के और बिना देखे करना है। आई बात समझ में? तो अब हम इसके बाद किसका पढ़ेंगे हम नियम? अब हम अंकन के नियम देखते हैं। अंकन मतलब नंबरिंग। ये एक नई पिक्चर आ गई यहाँ पे, नंबरिंग। नंबरिंग भी करना पड़ता है नामकरण में। यहाँ जब भी हम नामकरण करते हैं तो हमें यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ती है। किसकी नंबरिंग करनी पड़ती है? किसका अंकन करना पड़ता है? हमें यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ती है मुख्य कार्बन श्रृंखला की। जो हमारी एमसीसी है, एमसीसी को हमें नंबर देना पड़ेगा। क्या नंबर देना पड़ेगा और कैसे नंबर देंगे हम एमसीसी का? जैसे मान लो एमसीसी छाटो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला इधर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हर कार्बन के, जो भी एमसीसी में है, हर कार्बन के नंबर देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे ये थोड़ी देर बाद पता लगेगा आपको। अभी आप क्या याद रखो, हर कार्बन के आपको नंबर देने पड़ेंगे। नंबरिंग या तो इस दिशा से चालू होगी या इस सिरे से, मतलब या तो मुख्य कार्बन श्रृंखला के इस सिरे से या इस सिरे से। इस सिरे से एक बार चालू हो गई तो ये एक, ऐसा नहीं है इसको एक उधर दो, नहीं, फिर लाइन चलती रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हो सकता है इधर से भी चालू हो जाए, 4 5 6 7 8। तो इधर से चालू होगी या इधर से चालू होगी, इसके नियम अब हम देखेंगे नंबरिंग में। तो आप याद रखो, मैं आपको बता देता हूं, नंबरिंग हम उधर से चालू करते हैं सबसे पहले तो, जिधर वीवीआईपी भाई साहब हों, मतलब जिधर द्विबंध और त्रिबंध पास हो। देखो, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है, इसका हम चयन कर रहे हैं, तो चयन में ये ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे भैया, ये कहेंगे चयन करना है तो मेरी तरफ से चयन करो, मेरी तरफ से नंबर दो। जैसे ठीक है, एक सिंपल श्रृंखला बना लेता हूँ। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला है, ये लंबी कार्बन श्रृंखला है। अब यहाँ पे नंबर इधर से दें या इधर से दें? किधर से दें? नंबर उधर से देने पड़ेंगे जिधर भाई साहब बहुत वीवीआईपी साहब हैं, द्विबंध ये जिधर पास हैं उधर से ही हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब ये इधर से तो 1 2 3 चौथे नंबर पे आ रहे हैं और इधर से दूसरे नंबर पे, तो भैया इधर से दे दो, इनकी तरफ से ही, इनकी ही पैर, इनका ही पैर ऊपर रहेगा। हम सब आम आदमी हैं, बाकी ये द्विबंध और त्रिबंध क्या है? ये तो वीवीआईपी हैं। आई बात समझ में? और कौन नंबरिंग में इफेक्ट डालेगा? अगर द्विबंध और त्रिबंध नहीं है, सपोज करो द्विबंध और त्रिबंध नहीं है, तो फिर कौन डालेगा? यहाँ पे मान लो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है Cl, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है।
ठीक है, अब मुझे बताओ नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें या इधर से करें? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी पास में हो, जिधर से वीआईपी पास में हो। तो इधर नंबरिंग करने के लिए ये 1 नंबर का कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। नंबरिंग नाम में लिखी जाती है, इसलिए हम नंबरिंग करते हैं। नाम तीसरे नंबर पे है, नामकरण के नियम, इसको देखेंगे हम बाद में। लेकिन आप क्या याद रखो, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जब भी आप नामकरण करोगे, सबसे पहला काम आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। इधर उधर बिल्कुल मत कर देना, बिल्कुल लाइन से याद रखो। सबसे पहला काम क्या करना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, कुछ मत देखो, दूसरा काम करो, नंबरिंग करो। सबसे पहले नाम बाद में लिखना, फिर नंबरिंग देने के बाद, अब नंबरिंग दे दी, अब आप लास्ट में क्या कर सकते हो, नामकरण कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? तो अंकन के नियम हम देखें। अंकन में क्या है, नंबरिंग अगर हमें करनी है तो नंबरिंग में देखना है सबसे पहले तो कि प्रतिस्थापी किधर से पास आ रहे हैं। देखो 2 सिरे होते हैं कार्बन श्रृंखला के। 2 सिरे कौन से होते हैं, मान लो ये कोई कार्बन श्रृंखला है, मैं एक बना लेता हूँ, उदाहरण से बताता हूँ तुम्हें। अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। ये कोई एक कार्बन श्रृंखला है, यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी है। अब इधर से चालू करें या इधर से चालू करें? उधर से चालू करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी पास में है। सिंपल सी बात है, इस तरफ से पास में है, इसलिए इधर से नंबरिंग चालू हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो क्लोरीन, यहाँ पे होता कोई प्रतिस्थापी क्लोरीन। अब बताओ, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है, इधर से नंबरिंग चालू करेंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पे आ रहा है प्रतिस्थापी, इधर से तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है। तो बताओ किस तरफ से चालू करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापी पास में हो। इधर से प्रतिस्थापी पास में है तो भैया इधर से चालू कर दो आप नंबरिंग। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में? तो ये प्रतिस्थापी हो गया। अब अगर मान लो इधर भी प्रतिस्थापी और इधर भी प्रतिस्थापी, एक और प्रतिस्थापी आ गया। अब काउंटिंग करते हैं तो इधर से पहला प्रतिस्थापी आ रहा है, और काउंटिंग करेंगे तो इधर से भी पहला प्रतिस्थापी आ रहा है। तो बताओ किस और प्रतिस्थापी लगेगा, सॉरी नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें या इधर से करें? भाई इधर से भी करेंगे तब भी तीसरे नंबर पे, इधर से भी तीसरे नंबर पे। तो ये तो लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो गए पंच के पास। सरपंच ने कहा कि यार अब तुम दोनों ही बराबर बराबर पोजीशन में आ रहे हो, एक काम करो। क्या करोगे तुम? तो यार आंख बंद करके अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अपना अपना नाम बता दो, मैं वहीं फैसला सुना दूंगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फैसला किसके पक्ष में आएगा, ब्रोमीन और क्लोरीन में से? इसका नाम पहले आता है ब्रोमो, इसका नाम बाद में आता है। तो ब्रोमो जीत गया, क्लोरीन हार गया। ब्रोमोन अपनी तरफ से नंबरिंग चालू करवाएगा, जिधर से ब्रोमीन पास है उधर से नंबरिंग चालू हो जाएगी। आई बात समझ में? सिंपल है। और उदाहरण देखो, हाँ अगर मान लो यहाँ पे होता CH3 और यहाँ पे जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, इस प्रतिस्थापी का क्या नाम है? प्रतिस्थापियों के नाम देखे थे अभी हमने। ये हाइड्रोजन प्रतिस्थापी, हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापी, क्या नाम है इसका? एक कार्बन मतलब क्या है, एक कार्बन मतलब मेथ। और प्रतिस्थापी के रूप में क्या नाम आता है इनका, इल। इसका प्रतिस्थापी का नाम क्या है, मेथिल। अब देखो यहाँ से ये मेथिल भी दूसरे नंबर पे आ रहा है और यहाँ से फ्लोरीन भी दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो बताओ इन दोनों में से इस तरफ से चालू करें या इस तरफ से, ये जीतेगा या ये? कौन जिताएगा अपनी टीम को? तो यहाँ पे जिताएगा अपनी टीम को M और F। इनमें से पहले कौन आता है, F। तो F जीत गया, इधर से ये काउंटिंग चालू कर देगा। आई बात समझ में? तो प्रतिस्थापी जिधर पास में होगा उधर से ही हम सिंपल सी ये जो नंबरिंग है वो चालू कर देंगे। इस नंबरिंग के इस नियम में, प्रतिस्थापी वाले नियम में फर्क कहाँ आता है? फर्क तब आता है जब वीवीआईपी आ जाते हैं। कौन है हमारे वीवीआईपी साहब? द्विबंध और त्रिबंध। तो ये द्विबंध और त्रिबंध क्या करते हैं, ये सारे प्रतिस्थापियों के नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं।
ये बोलते हैं भैया जिधर हम हैं उधर से ही आप चालू करो। एक तो इन्होंने जब हम मुख्य कार्बन श्रृंखला थी वहां भी दादागिरी कर ली कि भैया हमें तो लेना जरूरी है, चाहे आपके लंबी कार्बन श्रृंखला बन रही हो या नहीं बन रही हो उससे हमें मतलब नहीं, आप तो हमें लेते हुए लंबी कार्बन श्रृंखला बनाओ। दूसरा इन्होंने क्या किया, नंबरिंग में भी अपनी दादागिरी कर ली। तो दोनों जगह इनकी दादागिरी चलती है, एमसीसी में और नंबरिंग में, दोनों जगह द्विबंध और त्रिबंध अपनी अपनी दादागिरी चलाते हैं। तो अब बताओ इस कार्बन श्रृंखला की अगर अंकन करना है, नंबरिंग करनी है तो किधर से करेंगे? जल्दीबाजी में आप देख लोगे यहाँ पे सर क्लोरीन आ रहा है तो इधर से कर दो ना। अरे ये क्लोरीन कुछ भी नहीं करेगा, यहाँ वीआईपी पास में आ रहे हैं तो भैया इधर से नंबरिंग चालू कराएगा कि भैया इधर से मैं पहले नंबर पे ही हूँ ना, तो इधर से चालू करो। इधर से तो ये 1 2 3 4 5वें नंबर पे आ जाता द्विबंध, और इधर से तो ये पहले वाले कार्बन पे ही जुड़ा हुआ है, तो इधर से ही नंबरिंग चालू होगी। आई बात समझ में? अब फेज 3 में है नामकरण, जो सबसे लास्ट स्टेज आ जाती है, जो मेन स्टेज है, जो हमें करना है। किसके लिए ये सारी रामायण कर रहे थे भैया? नामकरण के लिए ही तो कर रहे थे ये सारी रामायण। ये किसके लिए पढ़ी हमने? नामकरण के लिए। तो नामकरण में क्या है, कैसे नामकरण करेंगे? 2-3 शब्दों को जोड़ के किया जाएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखा जाता है प्रतिस्थापी। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? प्रतिस्थापी। इसके बाद लिखा जाता है कार्बन की संख्या के आधार पर नाम, और इसके बाद लिखा जाता है वही बंध के आधार पर। पढ़ा था ना हमने, बंध के आधार पे और कार्बन की संख्या के आधार पे साधारण हाइड्रोकार्बन के नाम। तो वही है यहाँ पे, ये साधारण हाइड्रोकार्बन का नाम है, और प्रतिस्थापी का नाम इसके नाम के भी पहले लगते हैं। आई बात समझ में? अब क्या नियम है, इनके नियम हम देखते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी के लिए हम देखते हैं। देखो अगर एक प्रतिस्थापी है तो सिंपल उसका नाम लिख दो, ठीक है। लेकिन नाम लिखने के लिए पहला नियम क्या है कि प्रतिस्थापी का नाम उसके अंक के साथ लिखा जाता है। मतलब प्रतिस्थापी का नाम जब भी लिखा जाएगा उसके पहले उसका जो नंबर है, मतलब जिस नंबर पे वो श्रृंखला में जुड़ा हुआ है वह लिखना जरूरी है। प्रतिस्थापी किसके साथ आएगा? अंक के साथ। और कहाँ आएगा? सबसे पहले। जितने भी प्रतिस्थापी होंगे सबके नाम पहले आएंगे। लेकिन सर अगर एक से ज्यादा प्रतिस्थापी हो, 2 प्रतिस्थापी हो, या 2 से ज्यादा 3 4 5 प्रतिस्थापी हो, फिर क्या करेंगे हम? फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे हम अंग्रेजी वर्णमाला 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रकार के प्रतिस्थापी हो, मतलब अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापी हो, तो सिंपल अंग्रेजी वर्णमाला के, देखो ये नियम इंपॉर्टेंट है, क्यों है अभी बताता हूं, अनुसार नाम लिखते हैं। ये नियम देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नियम यहाँ पे जब भी हम नामकरण करते हैं तो हम नामकरण नंबर के हिसाब से कर देते हैं। हम देखते हैं कि भाई जो जिस प्रतिस्थापी का नंबर पहले आ रहा है उसको पहले लिख दो, जिसका नंबर बाद में आ रहा है उसको बाद में लिख दो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रतिस्थापी का नामकरण लिखते समय, मैं अभी बोल रहा हूँ और तुम गलती करोगे, 100% गलती करते हैं बच्चे, मैं कह रहा हूँ 99% बच्चे गलती करते हैं। बच्चे प्रतिस्थापी का नाम उसके
अंक के हिसाब से लिख देते हैं भैया, ये इधर 1 नंबर पे 2 नंबर पे आ रहा है तो पहले 2 नंबर वाला लिख दो, फिर 3 नंबर वाला लिख दो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंकन अलग प्रक्रिया है। अंकन केवल प्रतिस्थापियों को नंबर देने की प्रक्रिया है। नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ही लिखे जाएंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो फिट। तीसरी चीज क्या है कि अगर एक जैसे प्रतिस्थापी हो तो फिर क्या करना था, मोनो, ट्राई, टेट्रा लगाने थे, ठीक है ना। एक समान प्रतिस्थापी होने पर उनके नाम के आगे क्या लगा देंगे, उनके अंकों की संख्या के हिसाब से क्या लगा देंगे, पूर्व लग्न लगा देते हैं, ठीक है ना। उनकी संख्या के हिसाब से यूं लिख दो, उनकी संख्या के हिसाब से पूर्व लग्न लगा देते हैं। अब ये सब चीजें अपने को अगर समझनी है तो उदाहरण से ही समझ में आएगी। अभी आप लिख लो प्रतिस्थापी के लिए जो तीनों नियम है वो नियम लिख लो। कार्बन की संख्या और बंध के आधार पर आपको नियम हम बता चुके हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब भी हम लास्ट में हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे तो हमें कुछ चीजें बिल्कुल याद रखनी जरूरी है। छोटी सी भी गलती हमारा 1 नंबर अगर नामकरण का आ रहा है तो 1 नंबर पूरा का पूरा गायब कर सकती है। अगर कोई भी एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में आप सब कुछ सही लिखते हो लेकिन इन छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हो, आपका पूरा सवाल गलत रहता है। वह है कि जब भी 2 अंक आएंगे उनके मध्य लगेगा कोमा। 2 अंकों के मध्य क्या लगाएंगे, कोमा। अंक और शब्दों के मध्य लगेगा हाइफन। हाइफन मतलब डैश, हाइफन मतलब ये डैश, डैश होता है ना। और अगर 2 शब्द होंगे तो उनके बीच में कुछ भी नहीं लगेगा। उदाहरण देखते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण है जिसको हम करते हैं। सबसे पहले बताओ, सबसे पहला काम क्या है। कब नाम लिखते समय आपके लिखा हुआ है सबसे पहला काम है मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये लो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है। दूसरा काम है आपका नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से प्रतिस्थापी पास में हो। इधर से भी तीसरे नंबर पे, इधर से भी तीसरे नंबर पे। भैया कर दो किधर से भी, इधर से कर दो, लो पीछे की तरफ से करता हूँ मैं तो, आगे से नहीं करूंगा, पीछे से करूंगा। कर दिया। अब नाम लिखो भाई, कर दिया सब कुछ। नाम लिखते समय सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, प्रतिस्थापी का। तो बताओ प्रतिस्थापी का नाम क्या है, ब्रोमीन। क्या नाम है ब्रोमीन का प्रतिस्थापी के रूप में, ब्रोमो। एक और चीज क्या याद रखनी है, प्रतिस्थापी में लिखा हुआ है प्रतिस्थापी हमेशा नंबर के साथ आएगा अपने। बताओ इस ब्रोमीन का नंबर कौन सा है, कौन से नंबर पे लगा हुआ है, तीसरे नंबर पे। तो आएगा यहाँ पे 3 ब्रोमो। ब्रोमो है इसका, ब्रोमीन नहीं लिखेंगे, प्रतिस्थापी के रूप में क्या नाम है इसका, ब्रोमो। तो 3 ब्रोमो। और कोई प्रतिस्थापी नहीं है, नहीं है। इसके बाद किसका नाम लिखते हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर। बताओ कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 का मतलब पेंट। एकल बंध है तो एन, पेंटेन। क्या नाम हो गया इसका, 3 ब्रोमो पेंटेन। अंक और शब्द के बीच में क्या लगाया मैंने, हाइफन। आई बात समझ में। और उदाहरण देखो,
इसको मिटा देते हैं, उदाहरण देखो। अब बस आपको क्या करना है, अब हमें करने हैं केवल उदाहरण। अब हमें करनी है प्रैक्टिस, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, आपका यह नामकरण वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। सी बताओ। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है, ये डी। ठीक है, ये क्या है, बी आर। क्या जुड़ा हुआ है, इसको नीचे जोड़ देता हूं मैं, बी आर। बताओ सबसे पहले किसका नाम लिख, अच्छा नंबरिंग करेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाद नंबरिंग। इधर से स्टार्ट करें या इधर से, देख लो प्रतिस्थापी किधर से पास आ रहा है, इधर से प्रतिस्थापी दूसरे नंबर पे, इधर से प्रतिस्थापी तीसरे नंबर पे। तो भैया जिधर प्रतिस्थापी पास में हो उधर से ही नंबरिंग चालू करेंगे। इधर से पास में है तो इधर 1 2 4 5 6। ठीक है, तो अब नाम लिखना है। नाम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी का, उसके बाद एल्क समूह का, फिर एकल बंध या द्विबंध या त्रिबंध बंध के आधार पे। एल्क समूह मतलब कार्बन की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो प्रतिस्थापी का नाम, अब दो दो प्रतिस्थापी आ रहे हैं भैया, ब्रोमो और क्या नाम है इसका, एक कार्बन वाला मेथिल। तो ब्रोमो और मेथिल कौन जीतेगा दोनों में से, ब्रोमो जीतेगा, तो ब्रोमो जीतेगा। अब मुझे बताओ ब्रोमो अगर जीता तो ब्रोमो आएगा पहले, किसके साथ आएगा भैया, अपने अंक के साथ। इसके बाद कौन आएगा ब्रोमो के बाद, इसके बाद मेथिल आएगा। मेथिल भी किसके साथ आएगा, अपने अंक के साथ। क्या है मेथिल, कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, चौथे नंबर पे, 4 मेथिल। इसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन है, 6 कार्बन, मतलब हेक्स और प्लस एन, हेक्सेन। अब यहाँ पे एक चीज छूटी हुई है, क्या आप देख सकते हो, मैंने आपको 10 सेकंड दी, आप देख के बताओ इसमें क्या चीज मैंने छोड़ रखी है, कहाँ गलती कर दी। गलती की है यहाँ पे, ये ब्रोमो और ये 4 शब्द और अंक या शब्द, इनके बीच में हमेशा क्या आएगा, हाइफन। शब्द और शब्द के बीच में मैंने कुछ नहीं लगाया और कुछ नहीं लगेगा भी, नहीं कुछ नहीं लगेगा, शब्द और शब्द के बीच में कुछ नहीं आता। अगला उदाहरण देखो। इस उदाहरण में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। CH इसके साथ देखो 4 जुड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं, इसके साथ 1 3। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, लो कर ली मुख्य कार्बन श्रृंखला। नाम लिखें, लिखो नाम। नंबरिंग, भैया नाम के पहले नंबरिंग, बार बार भूल जाते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापी दूसरे नंबर पे आ रहा है, जैसे तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो क्या इधर से कर दें, अरे प्रतिस्थापी ये देख, वीआईपी को भूल गया क्या, वीवीआईपी को, वीवीआईपी है ये करवाएगा अपनी तरफ से, भले ही ये इधर दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये तीसरे नंबर पे है, लेकिन इधर वीवीआईपी है, तो बाकी सब भूल जाओ। जब ये आ गए ना तो बाकी सबको ही भूल जाओ भैया, सारे नियम भूल जाओ अगर द्विबंध आ गए तो। ठीक है, अब नाम लिखें, दोनों चीजें हो गई, एमसीसी का चयन हो गया, हमने नंबरिंग कर दी। अब हमें क्या करना है, हमें नाम लिखना है। लिखो नाम, क्या नाम है इसका,
बताओ सबसे पहले कौन सा प्रतिस्थापी आएगा? एक एक चीज, ब्रोमीन और क्लोरीन कौन कौन से प्रतिस्थापी हैं? ब्रोमीन है और क्लोरीन है, दोनों में से अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आ रहा है? ब्रोमो आ रहा है, क्लोरो बाद में आ रहा है, सिंपल पहले ब्रोमो लिखेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं हर चीज याद रखनी है। ब्रोमो कितने हैं? दो। दो का मतलब डाई। प्रतिस्थापी अपने नंबरों के साथ नहीं आता क्या? इसके ये भी तो अपने नंबर के साथ आएगा। तो बताओ भैया, क्या है इसका नंबर? 3। क्या है इसका नंबर? 5। तो अगर दोनों ब्रोमीन आपने यहाँ पे डाई ब्रोमो करके लिख दिए तो दोनों के नंबर लिखने पड़ेंगे इनके पहले, 3 और 5। अंक और अंक के मध्य क्या आएगा? कोमा। तो 3,5 डाई ब्रोमो। डाई ब्रोमो क्यों आया? क्योंकि दो ब्रोमो है इसलिए डाई ब्रोमो। दोनों के देखो नंबर आए हैं, दोनों के नंबर लिख दिए। बीच में यहाँ क्या लगेगा? हाइफन। अंक और शब्द के मध्य हाइफन, शब्द और शब्द के मध्य कुछ नहीं, अंक और अंक के मध्य कोमा। लिखाई थी इसके पहले बात, आपने उतारी होगी। अब हो गया ये प्रतिस्थापी। अब क्लोरीन आएगा अपने अंक के साथ, 4 क्लोरो। अब एमसीसी आएगी। अब यहाँ वापस ध्यान रखना है, एमसीसी कितने कार्बन? 6 कार्बन। 6 कार्बन मतलब हेक्स। हेक्सीन कर दूं क्या? नहीं कर सकते हेक्सीन। क्यों? क्योंकि इसका भी नंबर लिखना है। बताओ क्या है इसका नंबर? नंबर कौन सा है? इधर से चालू करो, 1 2। दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, दूसरे नंबर के का देखो, वैसे तो दूसरे और तीसरे दोनों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है दोनों से। तो फिर बताओ 2 लिखें या 3 लिखें? तो ये जिधर से पहले आएगा उस नंबर लिखो, जो नंबर पहले आएगा उसको लिखो। 1 और 2, मतलब 2 और 3 में से 2 पहले आ रहा है तो 2 को लिखो यहाँ पर। ठीक है ना? सिंपल है। तो इस डबल बॉन्ड का नंबर 3 नहीं है, डबल बॉन्ड का नंबर है 2। इधर से पहले आ रहा है, इधर से पहले दूसरे नंबर पे आ गया है द्विबंध, तो बस 2 ही नंबर हो गया इसका। तो क्या नाम होता है द्विबंध का? ईन। कौन से नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे। तो लो, इन इन के आगे क्या लगा दिया? 2। द्विबंध भी अपने नंबर के साथ आएगा। द्विबंध का जो यह अनुलग्न है वो भी अपने नंबर के साथ आएगा। आई बात समझ में? आ गई? हुई क्लियर कुछ बात? शुरू करो नंबरिंग लेके प्रभु का नाम। आगे और भी नंबरिंग है, और भी कहीं समस्या है। हर प्रॉब्लम में आपको नई नई समस्या आएगी और आपकी समस्याओं का निदान होता रहेगा। आप बस ध्यान से देखते जाओ। ये जो प्रॉब्लम हमने लिखी है, इन प्रॉब्लमों को अपनी कॉपी में नोट करते जाओ। इनके उत्तरों को एक बार देखते जाओ। लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि चलो एक जगह कहीं लिख दो, लेकिन इनको बिना उत्तरों के लिखो और अपने खुद के मन से इनके उत्तर लिखने की कोशिश करो लेक्चर के बाद। आई बात समझ में? तो अब देखते हैं अगला उदाहरण। अगला क्या है? यहाँ कार्बन जोड़ो, यहाँ कुछ हो, यहाँ द्विबंध लगा दो, यहाँ फ्लोरीन लगा देते हैं। क्लोरीन। और आयोडीन ने क्या बिगाड़ा? लो आयोडीन लगा दिया। ठीक है, CH3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब इसके 3 लगेगा, इसके 1 ही लगेगा क्योंकि 3 बंद है। इसके 2 लगेंगे, इसके 3, इसके 1 लगेगा, इसके और इसके 4 4 हो रहे हैं, नहीं लगेंगे। हो गया कंप्लीट। अब सबसे पहला काम नंबरिंग करने पे याद रखो, सबसे पहला MCC, फिर दूसरा नंबरिंग, और फिर लिखेंगे हम नाम। सबसे पहले MCC का चयन, ये दिख रही है आपको MCC। इधर तो एक कार्बन था, इधर चलने पे 2 मिले, तो जिधर ज्यादा कार्बन मिले द्विबंध, VIP को हमने ले ही लिया। आ गई बात समझ में? तो बताओ MCC का काम पूरा। अब नंबरिंग, नंबरिंग कुछ सोचना ही नहीं है, ये VVIP साहब है ना। कुछ मत देखो, ये नहीं होते तो देखते हम, अभी तो कुछ देखना ही नहीं है।
हो गई, नंबरिंग हो गई। अब नाम लिख दो। नाम में क्या देखना है? नाम में सबसे पहले कौन कौन से प्रतिस्थापी हैं? आइडो, फ्लोरो, क्लोरो। और भी हैं क्या? ये रहा ना, ये भी तो प्रतिस्थापी है, मेथिल। ठीक है, देख लो, ये M से चालू हो रहा है, ये F से मेथिल, ये I से, और ये C से। सबसे पहले कौन आएगा? C वाला। सबसे पहले C वाला आएगा। नहीं देखना हमें कि आयोडीन दूसरे नंबर पे आ रहा है तो भाई 2 आयोडो लिख दो, नहीं भैया, नंबरिंग से नहीं लिखेंगे नाम, प्रतिस्थापियों के नाम लिखेंगे उनकी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से। क्लोरीन आ रहा है पहले, तो क्लोरीन को लिखो, क्लोरीन नहीं क्लोरो। क्या नाम है? कितना नंबर है? 3, तो 3 क्लोरो, हाइफन आ गया। इसके बाद क्या आएगा? क्लोरो के बाद F, ABCDEFGHI, F आ रहा है पहले, तो फ्लोरो कौन से नंबर पे? 4। देखो, इसके बाद वापस हाइफन लगाना पड़ा, फिर वापस हाइफन, क्योंकि 4 फ्लोरो। इसके बाद आयोडो कौन से नंबर पे आ रहा है? 2, 2 आयोडो। उसके बाद मैथिल कौन से नंबर पे? 5, 5 मैथिल। सारे प्रतिस्थापियों के नाम लिखने के बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 7। 7 का मतलब हेप्ट। द्विबंध आ रहा है दूसरे नंबर पे, इसीलिए 2 ईन। द्विबंध आ रहा है दूसरे नंबर पे, तो 2 ईन। ये हो गया आपका नाम। 3 क्लोरो, 4 फ्लोरो, 2 आयोडो, 5 मेथिल, हेप्ट, 2 ईन। इस हाइड्रोकार्बन, इस कार्बनिक यौगिक का नाम लिख दिया, ये IUPAC के हिसाब से। आई बात समझ में? आपको कई हद तक चीजें समझ में आई है। बाकी चीजें IUPAC के नामकरण का एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें इसके उदाहरण करेंगे। आप जब तक इन सब नियमों को देखिए, इसके बाद आप अगला वीडियो देखना। इन सब नियमों को पढ़ना, अपनी कॉपी पे लिखना, उसके बाद आप उदाहरण करना स्टार्ट करना। वापस सेम रिक्वेस्ट जो हर बार मैं करता हूं, आप हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत कम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये वीडियो आपको और देखने हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ जब भी आप यूट्यूब पे चैनल देखते हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन आता है, उसको आप दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर कभी भी कोई भी वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन होगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है? सब्सक्रिप्शन के और क्या फायदे हैं? आपको जब भी वीडियो देखने हैं, आप YouTube में नीचे ही नीचे सब्सक्राइबर आते हैं, वहां पे क्लिक कीजिए। ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऊपर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, और भी चैनल होंगे जो आपने सब्सक्राइब कर रखे होंगे, उनमें हमारा चैनल भी मिलेगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपको हमारे जितने भी वीडियो हैं वह सब वीडियो अपने चैप्टर वाइज दिख जाएंगे। ठीक है ना? ये सब्सक्राइब करने का फायदा रहेगा, वरना आपको हमेशा यूट्यूब पे फिर पहले सर्च करना पड़ेगा चैनल। ठीक है? तो एक बार सब्सक्राइब करना है, बस बटन दबाना है, कुछ नहीं करना। प्रेस करना है आपको, मोबाइल में हाथ उंगली प्रेस करनी है बस, और करना क्या है। ठीक है? तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।